कि हम काम नहीं समझ रहे, हमने बस पैसा लगा रखा था और वो एफपीआई निकल के भाग गया, हमारा पैसा नीचे आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ सोचो कि क्या आपका मेरा ही पोर्टफोलियो रेड है, ये जो इन सारी चीज़ों के बारे में। अच्छा, एक बैड न्यूज आई है और बैड न्यूज इसने एक्सचेंजों को बता दी है। क्या बैड न्यूज है? देखो सर, दिसंबर में भी वो राज करते हैं हमारे ऊपर। वो मौका देखते हैं, मौका देखकर निकल लेते हैं और हम करोड़पति के सपने में चक्कर में रह जाते हैं। वो चीन की जो प्रोत्साहन उपाय हैं उसको देखते हुए अपने अच्छे मूल्यांकन के लिए चीन की यात्रा पे यानी कि चीन की तरफ अपना रुख कर रहे हैं के बारे में बात करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक की एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे आर पावर के बारे में, बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। भेल और ओएनजीसी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे अडानी विल्मर के बारे में। देखो सर, आपको पता ही है अक्टूबर के महीने से एफपीआई जो है अपनी बिकवाली तेजी के संकेतों के साथ कर रहे हैं। अक्टूबर के वक्त हमें पता लगा कि जो एफपीआई हैं वो चीन की जो प्रोत्साहन उपाय हैं उसको देखते हुए अपने अच्छे मूल्यांकन के लिए चीन की यात्रा पे यानी कि चीन की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। इस वजह से एफपीआई जो है भारतीय बाज़ारों से अपना पैसा निकाल रहे हैं और देखने को ये मिला कि अक्टूबर से नवंबर तक 2 महीने के अंदर एफपीआई ने, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने 1.2 लाख करोड़ करीब के अपने भारतीय शेयरों से बिकवाली कर दी। कितनी बड़ी अमाउंट होती है जिसको एफपीआई यहाँ से भागकर निकल गए। फिर वो दिसंबर में दोबारा से खरीदने आए और दिसंबर में थोड़ा सा माहौल अच्छा बना, फिर वो जनवरी से फिर बिकवाल बन गए। यानी कि एफपीआई आपको हमेशा देखने को मिलेंगे कि जब भी बाजार के अंदर तेजी आएगी, जब भी बाजार के अंदर गिरावट आएगी, दोनों श्रेय जो हैं एफपीआई ले जाते हैं। और एफपीआई इतने चालाक होते हैं, वो राज करते हैं हमारे ऊपर। वो मौका देखते हैं, मौका देखकर निकल लेते हैं और हम करोड़पति के सपने में चक्कर में रह जाते हैं। एफपीआई जब निकलता है तो उससे पहले वो पूरे वैश्विक स्तर की जो स्थितियां हैं उसको भांपता है, चाहे वो अमेरिका के चुनाव हो या फिर अभी जो नया वायरस चीन की तरफ से आया है, तो वो भी कई कारण हैं जो एफपीआई की चीज़ों को यहाँ से लेकर गए। अक्टूबर से नवंबर के बीच में इतने बिकवाल, दिसंबर में खरीदा और 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में जो आंकड़े निकल कर आए हैं एफपीआई के, उन्होंने करीब 16,843 करोड़ रुपए करीब की बिकवाली कर दी। फिर श्रेय जो है बिकवाली का एफपीआई ले गए हैं। एफपीआई वाली बातें मैं आज से नहीं बना रहा हूँ, मैं शुरू से जब से वीडियो बना रहा हूँ तब से आपको समझा रहा हूँ। हम लगे रहते हैं करोड़पति बनने के हिसाब से, वो लगे रहते हैं मौके की तलाश में। करोड़पति बनने वाले सपने जो होते हैं वो अच्छे शेयर के अंदर होते हैं, ना कि उन छोटे मोटे शेयरों के अंदर जो हमें अच्छी प्रतिक्रिया लगती है दूसरों के द्वारा। कोई इस शेयर के टारगेट दे रहा है, कोई उस शेयर के टारगेट दे रहा है, तो वो चीज़ों के हिसाब से अगर हम रहे तो यकीनन हम बहुत पीछे रह जाएंगे। मैंने आपको आईपीओ, बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट, अलग अलग चीज़ों के माध्यम समझाए हैं और वाकई ही लाजवाब काम करते हैं। क्योंकि हम बोनस देखकर कोई कंपनी दे रही है तो हम टूट पड़ते हैं और फिर उसका हाल हो जाता है सलासर जैसा, उसका हाल हो जाता है और कंपनियों जैसा। तो ये वो चीज़ें हैं, इसको आप समझना। एफपीआई जो है बड़े चालाक हैं। अब आप एक चीज़ समझो कि जब एफपीआई यहाँ से बेच कर जा रहे हैं
और सारे के सारे शेयरों के अंदर गिरावट है, तो आप और मैं ही हैं यहाँ पर जो हम रो रहे हैं कि मेरा इतना लॉस हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। आप और हम ही हैं, क्योंकि हम वो रिटेलर हैं जहाँ हम उस चकाचौंध में पड़े रह गए कि हम काम नहीं समझ रहे, हमने बस पैसा लगा रखा था और वो एफपीआई निकल के भाग गया, हमारा पैसा नीचे आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ सोचो कि क्या आपका मेरा ही पोर्टफोलियो रेड है, या जो इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर जो होते हैं, जो दूसरों के पैसे भी शेयर बाजार के अंदर लगाते हैं, चाहे उसके अंदर म्यूचुअल फंड हो, अलग से फंड मैनेजर हो, अलग अलग कंपनियां हो, तो वो क्या उनके जो पैसे लगाते हैं निवेशकों, क्या उनके सारे ग्रीन होंगे? क्या उनके पास अलग विद्या है कि उन्होंने कुछ ऐसे शेयर पकड़ लिए जो ग्रीन ही दिख रहे हैं उनके पोर्टफोलियो? भैया उनके भी गिर रहे हैं। तो जब बड़े निवेशक हो गए उनके रेड हो रहे हैं, हम हो गए हमारे रेड हो रहे हैं, तो यहाँ क्या मकसद निकलता है? यहाँ मकसद निकलता है शेयरों को सिलेक्ट करना और उस अवधि तक बैठना जो आपने उसे खरीदते हुए सोचा था कि ये काम कर रही है। और ये फंड मैनेजर जो होते हैं ये यही सोचते हैं कि कौन सी कंपनी क्या वर्क कर रही है, कौन सा सेक्टर क्या वर्क कर रहा है, और वो उस चीज़ को भापते हैं और वो इसलिए दूसरों का पैसा लगा, इसलिए वो शांत बैठते हैं गिरावट में। उनके पास समय है, हमारे पास नहीं है। आज एफपीआई के द्वारा मैंने आपको बहुत कुछ समझाया यहाँ पर फिर भी ये वैल्यूबल चीज़ें किसी को समझ नहीं आएगी ना। हम गिरावट को रो रहे हैं, बड़े निवेशक जो है अपनी चीज़ों को अच्छे करते जा रहे हैं और अच्छी तरफ वो नज़र रख रहे हैं। जब हमारे हाथ से हमें ऐसा लगा कि एक कोई सा भी शेयर ले लो, वो जब हमने उसे कम प्रॉफिट लेकर बेच दिया और वो तब भाग रहा था, तब हमारे हाथ से ये लगता है कि मैंने गलती कर दी। अब वो जो आपने बेचा वो उससे भी कहीं नीचे मिल रहा है, क्या वो आपने इतना सा जो प्रॉफिट लिया क्या वो आपकी गलती थी? वो समय के अनुसार में गलती लग रही थी। तो आज से फ्यूचर को देखकर आज का वर्क करना शुरू करो और लोगों की गुमराह गिरावट वाली और टेंशन वाली कहाँ तक गिरेगा, इधर खरीदो उधर खरीदो टिप्स, ये सारी चीज़ों से दूर होकर साइड में बैठो और स्थितियों को देखो। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आर पावर के अंदर। आर पावर की कंपनियां और आर पावर अपने कर्जे उतारने में लगी है और ये न्यूज़ आज से नहीं आ रही है, महीनों से आ रही है। और इसी न्यूज़ की वजह से, इसी अलग अलग रणनीतियों की वजह से 54 रुपये के हाई जो है आर पावर लगा कर गया। 19 रुपये करीब का लो चल रहा है, 38 रुपये करीब का कंपनी का शेयर चल रहा है। अपने हाई से करीब शेयर जो है 16 रुपये करीब नीचे चल रहा है। जितने भी इसने अपने कर्जे उतारे हैं वो अपने को मजबूत करने के लिए उतारे हैं, पर अपनी मजबूती कब वो दिखाएगा? जब वो अपनी सेल्स को बढ़ाएगा। सेल्स लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर इनकी घटी है। अब इस सेल्स के अंदर ये जो आगे की रणनीतियां रिन्यूएबल एनर्जी के साथ भी जोड़ रहा है, वो इसके साथ कई क्वार्टरों बाद नजर आएंगी आपको। ये ध्यान रखना, चाहे वो भूटान की रणनीतियाँ हो, SECI की जीती हुई चीज़ें हो, वो कब होगा? वो काम होगा वो फ्यूचर का। फ्यूचर के लिए कह सकते हैं कि आर पावर अपने को मजबूत कर रहा है, अपने कर्जे को उतार। मतलब मान लो मेरा दोस्त है और उस दोस्त ने कहीं से पैसा लिया और उसने उस पैसे को धीरे धीरे करके उतार दिया, तो क्या आप उसको ऐसा समझ रहे हैं कि उसने कुछ रॉकेट चीज़ें कर दी, कुछ अलग चीज़ कर दी? उसने पैसा लिया अपने चीज़ों को अच्छा करने के लिए और उस पैसे को उसे उतारना ही था, वो तो उसका कर्तव्य है, उसके बिना वो सही नहीं हो सकता। अब जब उसने, मेरे दोस्त ने सारा पैसा उतार दिया, तो क्या वो रॉकेट बन गया? नहीं, वो अब आगे और अच्छा करता जाएगा कि उसे और नौबत ना पड़े कि वो कहीं से पैसा ले। तो कोई भी कंपनी अगर अपने कर्जे को उतार रही है तो वो उसने पहले कुछ चीज़ों के अनुसार लिया है, उसे उतार रही है। वो अपनी वित्तीय स्थितियों को मजबूत कर रही है और फिर धीरे धीरे करके वो फिर अपनी सेल्स को मजबूत करेगी, तब जाकर वो दृष्टि हमारे सामने आनी चाहिए। चीज़ों को समझो ना आप। अच्छा, इस बार इनका जो इतना सारा प्रॉफिट आया था और सेल्स कम हुई थी, तो वो प्रॉफिट अन्य आय से थी, और अब इसकी एक्चुअल चीज़ें आएंगी Q3। तो हमें क्या करना है? Q3 के अंदर
नज़र रखनी है। और दूसरी आप समझो कि सबसे ज़्यादा आर पावर के अंदर पब्लिक है जो करीब 60% है और प्रमोटर 23% है। यहाँ स्थितियाँ समझो कि मैं इसलिए वीडियो बनाई कि लोग आपको कर्जा उतार दिया, ये हो गया वो हो गया, इस पे चीज़ें बता रहे हैं। भैया वो कर्जा उतार है मजबूती के लिए, जो वो नवकरणीय ऊर्जा पे वर्क कर रहा है वो भी उसकी मजबूती है, वो आगे जाकर हो। तो ये फ्यूचर की चीज़ें हो रही हैं। इसलिए कभी भी उन स्थितियों के साथ किसी भी शेयर को मत देखें जहां हमें उत्सुकता हो जाए कि भैया इसने ये कर दिया मैं खरीदूंगा इसे। उन चीज़ों के साथ नहीं आना। तो खरीदने बेचने की स्थिति से दूर वजूदों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। अभी ओएनजीसी ने हमें करके दिखाया क्या, उसने अच्छा वर्क करने के लिए एक ब्रिटेन की कंपनी बीपी के पीएलसी के साथ एक जो साझेदारी की है और वो कंपनी इसके 10 वर्ष के साथ जुड़ेगी और इसकी तेल में करीब 44% की वृद्धि उसके कार्यों के द्वारा और 89% की वृद्धि इसके गैस के अंदर वो करने की स्थितियों के साथ हाथ मिलाया। और वो मुंबई के एक विशाल क्षेत्र के अंदर जहां इनका तेल और गैस के कुएं हैं, वर्क होते हैं, तो उस क्षेत्र के लिए बाहर की कंपनी को जो इन्होंने निविदा निकाली थी वो बीपी ब्रिटेन की कंपनी को मिली थी। तो वहां से कंपनी अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ा रही है जो अभी तक के वहां पर कम हो रही थी, है ना, कुछ दिनों से वहां कुछ कारणों से कम हो रही थी। तो अब वो बढ़ने की स्थिति, यानी कि वो अपने विशाल पंख फैला रही है। उससे पहले CLSA ने इसके 42% के इसके कार्यों के अनुसार, जो इसके नए कुएं, नई खोज हुई है तेल की, उन चीज़ों के अनुसार, अलग अलग रणनीतियों के अनुसार इसके नवकरणीय ऊर्जा के साथ साथ आगे की दृष्टि देखे। अब एक न्यूज और निकल कर आ रही है कि भेल ने और ONGC ने नवकरणीय ऊर्जा की परियोजना के लिए, अक्षय ऊर्जा के अंदर जो परियोजना मिलती है, संयुक्त रूप से योगदान देने के लिए हाथ मिलाए हैं और हस्ताक्षर कर लिए दोनों ने मिलकर। कौन? भेल, यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने ONGC के साथ हाथ मिला लिए और वो नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर जो परियोजना निकलेगी, जो प्रोजेक्ट निकलेंगे, उनको पकड़ेंगे और संयुक्त रूप से उसे दूर करते जाएंगे, यानी कि उसे पकड़ते जाएंगे और वहां अपनी स्थिति को अच्छा करते जाएंगे। दूसरा, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में बताया, जहां पर 2030 तक के 5 मिलियन टन तक का हमारा एक लक्ष्य है। वो किस लिए है? वो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन एक मिशन है जो 2023 में स्टार्ट हुआ था, वो 2030 के लक्ष्य आए थे, यानी कि उत्पादन बढ़ाना हाइड्रोजन के अंदर। अब देखने को ये भी मिला है कि ये जो साझेदारी हो रही है तो ये भी उसका एक समर्थन करेगा हरित हाइड्रोजन मिशन का। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के लिए कंपनी वर्क करेगी। अब ये जो संयुक्त में वर्क करेंगे, ये काम करेंगे, ईंधन सेल करेंगे, ईंधन सेल में वर्क करेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइजर और बैटरी के ऊपर ये वर्क करेंगे और अन्य इस तरह की परियोजना के ऊपर वर्क करेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ हो। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने जो आपस में हाथ मिलाए हैं, एक मजबूती दिखा रहा है कि ONGC अपने बढ़ते कदमों के साथ भेल का भी साथ लेकर आगे बढ़ेगा। तो ये एक गुड न्यूज हमारे लिए है। दूसरा, अगर हम बात करें अडानी विल्मर की, देखो सर, अडानी विल्मर के अंदर गिरावट हो गई है क्योंकि 10 जनवरी से 13 जनवरी तक क्या होगा? बिक्रियां होंगी। किस चीज़ की बिक्रियां होंगी? जो अडानी विल्मर के अंदर अडानी ग्रुप की जो करीब 43.94% की हिस्सेदारी है, उसकी बिक्री स्टार्ट हो रही है। अच्छा, जो ये बिक्री स्टार्ट कल आपको देखने को मिली, ये थी संस्थागत निवेशकों के लिए, यानी कि DIs के लिए ये चीज़ें, जो 13.5% की हिस्सेदारी OFS के माध्यम से कंप्लीट कर ली गई है, जो करीब इतना पैसा जुटाया है, 4,850 करोड़ रुपए इन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को पूरा कर लिया है। अच्छा, अब दूसरा चरण किस लिए होगा? दूसरा चरण है सिंगापुर विल्मर इंटरनेशनल, वो भी इसकी बकाया जो हिस्सेदारी जो भी इन्होंने तय किया है, वो भी अब दूसरा चरण होने वाला है, जिसके अंदर 305 रुपये, पहले 275 में बिका। अब सिंगापुर इंटरनेशनल जो है, विल्मर इंटरनेशनल है, जो पहले ही इसके अंदर अपनी होल्डिंग बना के रखा है, वो इसकी होल्डिंग को ले रहा है और वो 305 से अधिक नहीं देगा। तो यानी कि 305 तक तो वो देगा और 275 में OFS आया है। तो ये दूसरा चरण अब सिंगापुर विल्मर इंटरनेशनल के लिए भी होगा। अच्छा, तीसरा चरण जो इसका होगा वो होगा रिटेलर के लिए, आप और हमारे जैसों के लिए, जो 13.50% की हिस्सेदारियों के साथ होगा। वहाँ पर भी 275 का फ्लोर प्राइस है, पर सिंगापुर जो है 305 तक के लेने के लिए उसने हामी भर रखी है, सहमति जता रखी है। तो अब ये पड़ाव इसके अंदर आगे होने वाला है।
तो अडानी विल्मर मैंने आपको कल भी कहा था काम की वजह से नहीं गिर रहा है, अपने उस वजूद के साथ गिर रहा है जहां से अडानी ग्रुप इससे अलग हो रहा है। तो ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी था। दूसरा अगर हम समझे ओला की, देखो सर ओला एक अलग ही चीज़ों के साथ हमें देखने को मिल रहा है। क्या? जब इसने 3200 स्टोर हमारे सामने बताए, एक्स पर इसने पहले ही बता दिया और एक्सचेंजों को इसने बताया नहीं। खुशी वाली चीज़ तो इसने एक्स पर बोल दी कि भैया मैं 3200 स्टोर अपने 20 दिसंबर तक बढ़ा लूँगा, इसके वजह से 4000 मेरे स्टोर हो जाएंगे, पर वो 25 को हुआ था दिसंबर को। वो एक्सचेंजों को इसने बताया नहीं, तो सेबी ने इसके ऊपर एक शिकंजा कसा और कहा कि आपने पहले एक्सचेंजों को क्यों नहीं बताया, आगे से ध्यान रखना इन सारी चीज़ों के बारे में। अच्छा, एक बैड न्यूज आई है और बैड न्यूज इसने एक्सचेंजों को बता दी है। क्या बैड न्यूज है? देखो सर, दिसंबर में भी CCPA यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा इनको एक नोटिस मिला था और वो था उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के ऊपर, कि भैया जो भी इन्होंने अपना स्कूटी बेची और जो शिकायतें आई हैं उसके उपलक्ष्य में दिसंबर में CCPA ने इनको एक नोटिस के तौर पर चीज़ों के बारे में बताया, जहां से ओला ने ये कहा था कि उसने 99% तक की अपने शिकायतों का समाधान कर दिया है और उसने CCPA को ये चीज़ें बता दी है। ठीक है, यहाँ तक कि आपको सब कुछ पता है ना। अब एक चीज़ और निकल कर आई है कि जहां पर 10 जनवरी को ओला कंपनी के द्वारा दोनों एक्सचेंजों को ये बताया, अब इसने ये बता दिया एक्सचेंजों को, दोनों एक्सचेंजों को इसने ये बताया है कि CCPA ने दोबारे से ओला के अंदर अपनी कार्रवाई करने की स्थिति से जांच शुरू करने की चीज़ें की हैं। यानी कि जो इन्होंने पहले दिसंबर के वक्त अपना एक नोटिस भेजा था जिसके अंदर पूछा गया था सब कुछ, अब CCPA कह रहा है कि भैया उसे और दस्तावेज चाहिए। यानी कि इसी नोटिस के ऊपर उसने और कहा है कि जो आपने उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन जो भी चीज़ें की हैं, अब इनको वो प्रूफ चाहिए और ज़्यादा चाहिए दस्तावेज। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओला की स्थितियाँ फिर से टेंशन में आने वाले हैं क्योंकि CCPA दोबारा से ये चीज़ें पूछ रहा है। अच्छा, ये तब हुआ है जब कर्नाटक उच्च न्यायालय ने CCPA की जो भी चीज़ें ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर कर रखी थी उसके ऊपर जवाब देने के लिए ओला को 6 सप्ताहों का समय दिया था। अब उसके बाद CCPA इनसे और दस्तावेज की मांग कर रहा है, जहां पर CCPA ने इनके ऊपर अपनी जांच को गहरी कर दिया है। भैया ये बाजार है, यहाँ पर एक ही पल में अलग अलग रणनीतियाँ निकल के आपके सामने आएंगी। अब उस रणनीतियों से आप क्या चीज़ें समझते हैं ये तो न्यूज़ के द्वारा ही हमें पता लगता है, इसलिए हम न्यूज़ पर फोकस करते हैं। आज की ओला के ऊपर जो मैंने आपको चीज़ें बताई आपको समझ में आ रही है ना कि CCPA ने पहले भी एक नोटिस भेजा था, अब ये कह रहे हैं कि भैया उसके द्वारा उसे और दस्तावेज चाहिए ताकि वो अलग से और जांच अपनी गहरी कर सके। तो अब इसके अंदर CCPA भैया क्या डाला सकता है, क्या वो अपनी चीज़ें के आगे के लिए करेगा, तो ये थोड़ा सा दूर का मामला चल रहा है। अच्छा, इसके ऊपर फाइलिंग में ये भी कहा गया है कि ओला बता रहा है कि इससे उसके वित्तीय परिचालन और अन्य कार्यों में कोई भी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ओला ने ये भी बताया है। तो ये भी आपको समझकर चलना है। फिर भी ये न्यूज़ उठी है, न्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब जब हम न्यूज़ को समझते जाते हैं कुछ अच्छा ही हमारे साथ होगा, तो ये आप समझ कर चलना। देखो सर, अभी हाल ही में तो ओला का IPO आया है। आप ओला को एक बार जोमैटो के हिसाब से देखो, जोमैटो जो इस रेट पर मिल रहा है क्या वो अपने IPO के बाद इस रेट पर था? ओला क्या वर्क कर रहा है पहले ये आप समझो। ओला 2 व्हीलर पर वर्क कर रहा है जो देश की एक ज़रूरत है। ओला इन्वर्टर पे वर्क कर रहा है जो देश की एक, बैटरी पे वर्क जो देश की एक ज़रूरत है। बाइकें ला रहा है जो देश की ज़रूरत है। जिस चीज़ पर यह वर्क कर रहा है वो ग्रीन एनर्जी का ही वर्क आप कह लो, क्योंकि उससे प्रदूषण तो होने वाला नहीं है। लिस्ट के बाद से अलग अलग रणनीतियां चलती ही जाएंगी, क्योंकि कई क्वार्टर के बाद ही कुछ स्थितियां हमारे सामने आती हैं। जोमैटो के अंदर भी इस तरीके से शुरुआत में तेजी, फिर बहुत गिरावट और अब वो आगे की तरफ। अब तो उसने अपना पेटीएम का भी कारोबार खरीद लिया है।
तो जब भी कोई कंपनी लिस्ट की स्थितियों के साथ आती है तो ऐसी ऐसी चीज़ें भैया लग जाती हैं उसके साथ, उस पर भी हमें समझना चाहिए हाँ एक ये चीज़ें हैं। क्योंकि जब भी किसी के अंदर ये भावना आ जाती है कि भैया बाजार गिर गया, वो ये हो गया, वो हो गया, तो हमने गिरावट को नहीं समझा फिर कि हम यहाँ गिरावट भी होती है और ये तो पहलू है ना, ये तो पार्ट है, ये तो लाइफ का एक पार्ट है। तो ऐसी ऐसी न्यूज़ से अवगत, देखो तो क्या होता है कि न्यूज़ आ जाती है, कुछ दिन फ़र्क पड़ जाएगा, फिर वो न्यूज़ दब जाती है, फिर दोबारा निकल जाती है, ये तो सिलसिले चलते रहेंगे, है ना। तो जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है पहले उसे सही से हमें वर्क कर देना के लिए उसे समय देना चाहिए। वैसे हर एक चीज़ के लिए आपको समय देना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ने भी जाओगे भाई समय तो देना ही पड़ेगा ना, एकदम तो रिजल्ट आपके सामने आएगा नहीं। बहुत सारी स्थितियां आपको देखकर चलनी पड़ेगी। आज आपके लिए मैंने डीप सर्च 6 के अंदर एक अपना व्लॉग डाला है कि भैया शेयर बाज़ार छोड़कर अब चाय बेचनी पड़ेगी, कृपया उसे भी आप देख लेना। क्या होता है सर, इन्जॉय करिए। मैं तो हर एक स्थितियों को इन्जॉय की तरह जीता हूँ। दुख हो सुख हो, दोनों स्थितियों में मन को शांत रखिए, क्योंकि होता है कि जब दुख आता है तो बंदा 1-2 दिन परेशान हो जाता है, फिर जब वो समय बीत जाता है तो लगता है यार वो तो दुख था ही नहीं कुछ, वो तो हमने ऐसी टेंशन ले ली थी। सुख भी ऐसी है, आएगा निकल जाएगा, ज़िंदगी हमारी बीत रही है। ज़्यादा जोड़ने से अच्छा ये है जीना सीखना हमें आना चाहिए। तो उन स्थितियों के साथ आज मैंने आपको ओला सिखा दिया है, उन स्थितियों के साथ आज मैंने एपीआई का आपको डाटा बता दिए हैं, और उन स्थितियों के साथ बड़े बड़े जो फंड मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उनकी स्थितियाँ समझा दी है, गिरावट के सिलसिले समझा दिए हैं, आर पावर की दृष्टि समझा दी है, फ्यूचर के लिए कंपनी वर्क कर रही है उस चीज़ को आप समझ कर चलिए। कर्जे उतार रही है तो वो अपनी भलाई के लिए कर रही है, हमारी भलाई तो उसकी सेल्स और उसके आने वाले क्वार्टर को समझने की स्थितियों के साथ आता है। अडानी विल्मर के अंदर से जो भी गिरावट आ रही है उसके ऊपर भी चीज़ें समझा दी हैं, आज की स्थितियाँ भी आपको समझा दी है। और अब इसके सिंगापुर विल्मर वाले जो अपने स्टेक की स्थितियाँ 305 रुपये करीब की लेने की स्थिति सोच रहे हैं वो भी मैंने आपको समझा दी है, और रिटेलर के लिए भी आगे की स्थितियाँ आपको समझा दी है। तो ONGC हो गया, भेल हो गया, सारी न्यूज़ आई हैं, सारी कंपनियों के अंदर न्यूज़ आई हैं, वो आप समझ कर चलें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कैसी लगी जरूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी मेरे चैनल पर नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।